Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is hydration of protein. तो हम जानेंगे हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में. PIB के न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन could act as a potential marker for early detection of neurodegenerative disease. जो हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन है ये एक पोटेंशियल मार्कर हो सकता है अर्ली डिटेक्ट करने के लिए न्यूरोजेनरेटिव डिजीज को. तो कौन से डिजीज को, ये इंपॉर्टेंट हो गया. हाइड्रेशन कैन बी कंसीडर अ प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर इंक्रीमेंटली टू ड्राई प्रोटीन अंटिल अ लेवल ऑफ हाइड्रेशन इज रीच बियॉन्ड विच फर्दर एडिशन ऑफ वाटर प्रोड्यूस नो चेंज एंड ओनली डाइल्यूट द प्रोटीन. हाइड्रेशन को कंसीडर किया जा सकता है एक प्रोसेस है जिसमें ऐड किया जाता है वाटर को इंक्रीमेंटली ताकि ड्राई किया जा सके प्रोटीन को उस लेवल तक हाइड्रेशन का. जब ये बियॉन्ड हो जाए इसके बाद अगर आप ऐड करोगे वाटर को तो उससे कोई भी चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ डाइल्यूट करेगा प्रोटीन को. इंपॉर्टेंस क्या है हाइड्रेशन का. हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर देयर solubility in water. If the water hydration of a protein dissolved in water is reduced by the addition of salt, such as ammonium sulfate, the protein is no longer soluble and is salted out or precipitated. जो हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन है वो जरूरी है उसके सॉल्युबिलिटी के लिए वाटर पे. अगर वाटर हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन को डिजोल्व किया जाता है, वाटर में रिड्यूस किया जाता है और ऐड किया जाता है इसमें सॉल्ट जैसे कि अमोनियम सल्फेट को, तो जो प्रोटीन है वो सॉल्युबल नहीं रहेगा, वो सॉल्टेड आउट हो जाएगा या प्रेसिपिटेट हो जाएगा. न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज के लिए इसका यूज किया गया है, तो इसके बारे में हम जानेंगे. डिजेनरेटिव नर्व डिजीज अफेक्ट मेनी ऑफ योर बॉडी एक्टिविटीज सच एज बैलेंस, मूवमेंट, टॉकिंग, ब्रीथिंग एंड हार्ट फंक्शन. मेनी ऑफ द डिजीज आर जेनेटिक, एग्जाम्पल पार्किंसन, अल्जाइमर, हंटिंगटन डिजीज एक्सेट्रा. जो डिजेनरेटिव नर्व डिजीज होता है ये अफेक्ट करता है बहुत सारे बॉडी की एक्टिविटी को, जैसे कि बैलेंस हो गया, मूवमेंट हो गया, टॉकिंग, ब्रीथिंग, हार्ट फंक्शन हो गया, इस सबको ये प्रभाव डालता है. बहुत सारा जो ये डिजीज होता है वो जेनेटिक ही होता है, जैसे पार्किंसन हो गया, अल्जाइमर हो गया, हंटिंगटन डिजीज हो गया, ये सारा जेनेटिक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉस्टॉक 2022. तो हम जानेंगे वॉस्टॉक 2022 के बारे में. रिसेंटली इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीलैटरल स्ट्रेटेजिक एंड कमांड एक्सरसाइज वॉस्टॉक 2022 एट द ट्रेनिंग ग्राउंड ऑफ द ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट इन रशिया. तो ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके साथ हुआ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है मल्टीलैटरल स्ट्रेटेजिक एंड कमांड एक्सरसाइज वॉस्टॉक 2022 पे ट्रेनिंग ग्राउंड में ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में रशिया के. The exercise also include participation by the Chinese PLA. और इस एक्सरसाइज में देखा गया पार्टिसिपेशन चाइनीज PLA का भी. मकसद क्या था इस एक्सरसाइज का. The exercise is aimed at interaction and coordination amongst other participating military contingent and observer. ये जो एक्सरसाइज था इसका एम था इंटरेक्ट करना और कोऑर्डिनेट करना अदर पार्टिसिपेटिंग मिलिट्री कंटिजेंट एंड ऑब्जर्वर के साथ. पार्टिसिपेटिंग कॉन्टिजेंट इंक्लूड ऑब्जर्वर फ्रॉम कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर पार्टनर स्टेट. जो पार्टिसिपेटिंग कंटिजेंट है वो इंक्लूड करते हैं ऑब्जर्वर को कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO, शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन HCO और अदर पार्टनर स्टेट के. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेक संस्कृत नेशनल लैंग्वेज. संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज चलाने की बनाने की बात चल रही है, तो हम जानेंगे ऐसा क्यों, क्या स्टेटस है हिंदी का क्या कोई नेशनल लैंग्वेज है कि नहीं, हम सब कुछ समझेंगे. Recently, Supreme Court dismissed a PIL seeking direction to notify संस्कृत as the national language. अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया जो PIL था जो कि डायरेक्शन के लिए कह रहा था कि नोटिफाई किया जाए संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज के तौर पे. सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द इश्यू वाज इन रिल्म ऑफ पॉलिसी रिक्वायरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट which entail detailed discussion in the parliament and not in the realm of judiciary. सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो इश्यू है वो एक पॉलिसी को लेकर है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता होगी जिसके लिए डिटेल डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट में, ना कि ये जुडिशियरी के द्वारा किया जाना चाहिए. The petitioner lawyer involved Sanskrit as a mother language from which other tongue took inspiration. He repeatedly invoked Oriental scholar Sir William Jones and his study of the ancient language. और जो पिटिशनर के लॉयर थे वो इन्वोक कर रहे थे कि जो संस्कृत है वो मदर लैंग्वेज है जिससे कि बाकी अदर टंग का इंस्पिरेशन मिलता है. और उन्होंने रिपीटेडली इन्वोक किया ओरिएंटल स्कॉलर सर विलियम जोन्स के बारे में जिन्होंने स्टडी किया था एंशियंट लैंग्वेज को. इज देयर एनी नेशनल लैंग्वेज, क्या कोई नेशनल लैंग्वेज है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट गिवन एनी लैंग्वेज अ नेशनल स्टेटस. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है किसी भी लैंग्वेज को नेशनल स्टेटस का दर्जा. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हिंदी, हिंदी का क्या स्टेटस है. Under Article 343 of the Constitution, the official language of the Union shall be Hindi in Devanagari. आर्टिकल 343 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन का वो हिंदी में होगा, देवनागरी लिपि में. इंग्लिश वुड कंटिन्यू टू बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर. इंग्लिश को कंटिन्यू यूज किया जाएगा 15 ईयर के पीरियड के लिए.
Official Language Act 1963 was passed in anticipation of the expiry of 15-year period during which the Constitution originally allowed the use of English for official purpose. और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को पास किया गया जब ये एक्सपायर हुआ था आपका 15 ईयर का पीरियड। उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल ने ओरिजिनली अलॉट किया कि यूज किया जाना इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पस के लिए। आर्टिकल 351 यूनियन गवर्नमेंट टू प्रमोट द यूज ऑफ हिंदी, और जो आर्टिकल 351 है ये कहता है यूनियन गवर्नमेंट को कि वो प्रमोट करे यूज को हिंदी का। विलियम जोन्स का बात कहा गया क्योंकि उन्होंने उसके बारे में कोट किया था अपने पिटिशनर ने, तो हम विलियम जोन्स के बारे में भी जानेंगे। William Jones was a Supreme Court judge as well as linguist and proposed that there is an existence of a relationship between European and Indo-Aryan language which he coined Indo-European. विलियम जोन्स जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, वो एक लिंग्विस्ट और उन्होंने प्रपोज किया था एग्जिस्टेंस एक रिलेशनशिप का यूरोपियन और इंडो आर्यन लैंग्वेज के बीच में, जहां पे उन्होंने कॉन्ड किया था इंडो यूरोपियन टर्म को। Established the Asiatic Society of Bengal in the year 1784. उन्होंने स्टैब्लिश किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को 1784 पे विलियम जोन्स ने। जोन्स वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट संस्कृत, ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज हैज ए कॉमन रूट। जो विलियम जोन्स है वो पहले थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि जो संस्कृत है, ग्रीक है और लैटिन लैंग्वेज है, इसका कॉमन रूट है। He also suggested that Sanskrit was introduced to India by conqueror from other kingdom in some very remote age, displacing the pure Hindi of North India. और उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो संस्कृत है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में कन्क्वेरर के द्वारा, दूसरे किंगडम के द्वारा, रिमोट एज में, जिसने डिस्प्लेस किया था प्योर हिंदू को नॉर्थ इंडिया का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनपीटी इज बिगिनिंग टू लुक सेकी। जो एनपीटी है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये सेकी लग रहा है, तो क्यों लग रहा है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है कि हम सब समझेंगे। Recently, the 10th Review Conference of the Party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapon concluded in New York. ये कहाँ पे कंक्लूड हुआ? तो न्यूयॉर्क में हुआ। अभी हाल ही में जो 10th Review Conference ऑफ पार्टी था ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन एनपीटी के लिए, ये आपका न्यूयॉर्क में हुआ है। एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एनपीटी इज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी एम्ड एट लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन इंक्लूडिंग 3 एलिमेंट। जो एनपीटी है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जिसका मकसद है लिमिट करना स्प्रेड को न्यूक्लियर वेपन का, जो कि इंक्लूड करता है 3 एलिमेंट को, नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। द ट्रीटी वाज साइंड इन 1968 एंड एंटर इनटू फोर्स इन 1970। ये जो ट्रीटी था इसको साइन किया गया था 1968 में और ये फोर्स में आया था 1970 पे। The treaty does not affect the right of state parties to develop, produce and use nuclear energy for peaceful purpose. ये जो ट्रीटी है ये नहीं अफेक्ट करता है जो राइट है स्टेट पार्टी का डेवलप करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए व यूज करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पस के लिए। इंडिया इज वन ऑफ द ओनली 5 कंट्रीज दैट आइदर डिड नॉट साइन द एनपीटी और साइन बट विड्रॉ। इंडिया जो है वो वन ऑफ द 5 कंट्रीज में से एक है जिसने आइदर नहीं साइन किया एनपीटी को या साइन करके विड्रॉ कर लिया। एनपीटी के सक्सेस और वीकनेस को हम समझ ले, तो पहले हम इसके वीकनेस को जान ले। Consensus document. Since 1970, when the NPT entered into force, only 4 of the 10 review conference have concluded with a consensus document. जब से 1970 से एनपीटी फोर्स में आया है तब से सिर्फ 4 जो है 10 रिव्यू कॉन्फ्रेंस में से कंक्लूड किया गया है कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट के माध्यम से। डिफरेंस अमंग मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस है। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम एंड रशिया वे आर अर्लियर ऑलवेज ऑन द सेम पेज बट नाउ रशिया हैज अडॉप्टेड अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। द डिफरेंस इन 2022 वाज दैट इट पिच रशिया अगेंस्ट द वेस्ट। जो यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और रशिया जो थे पहले वो सब एक ही पेज पे थे, लेकिन अब क्या है रशिया ने अडॉप्ट कर लिया एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को। जो डिफरेंस है 2022 का, उसने पीस किया है रशिया को अगेंस्ट वेस्ट के। नो डिस्कशन, नो मीनिंगफुल डिस्कशन और नेगोशिएशन ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हैव इवन टेकन प्लेस इन द एनपीटी फ्रेमवर्क। कोई भी मीनिंगफुल डिस्कशन या नेगोशिएशन जो है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेकर नहीं हुआ है एनपीटी के फ्रेमवर्क पे, ये सारे इसके वीकनेस है। विड्रॉल फ्रॉम एबीएम ट्रीटी, जो विड्रॉ किया गया था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से। यूएस विड्रॉ फ्रॉम द 1972 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी इन 2002 ऑन द ग्राउंड दैट इट अनड्यूली कॉन्स्ट्रेंड इट मिसाइल डिफेंस एक्टिविटी। यूएस ने विड्रॉ कर लिया था खुद को 1972 के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से 2002 पे, इस ग्राउंड पे कि ये जो है कॉन्स्ट्रेंड कर रहा है उनके मिसाइल डिफेंस एक्टिविटी को। यूएस विड्रॉल फ्रॉम आईएनएफ, यूएस ने विड्रॉ कर लिया था खुद को आईएनएफ से भी। इन 2019 यूएस डिसाइडेड टू क्विट द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। 2019 में यूएस ने डिसाइड किया कि वो क्विट करेगा इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी को भी। उसने ऑब्लाइज किया कि जो यूएस और रशिया है वो रीडॉप्ट करे ऑल ग्राउंड लॉन्च मिसाइल जिसका रेंज 500 से 5500 किलोमीटर का है, इस कारण उसने विड्रॉ कर लिया। अगर हम इसकी सक्सेस की बात करें तो टॉक बिटवीन यूएस एंड रशिया, जो बात चल रहा था यूएस और रशिया के बीच में, आर्म्स कंट्रोल टॉक बिटवीन यूएस एंड रशिया डिड नॉट टेक प्लेस एंड सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग कलेक्टिव आर्सेनल फ्रॉम अबाउट 65,000 इन अर्ली 1980 टू लेस देन 12,000।
तो आर्म्स कंट्रोल टॉक हुआ यूएस और रशिया के बेस में। इसके कारण जो कलेक्टिव आर्सेनल था इनका 65,000 से ज्यादा था 1980 में, वो अब आपका लेस देन 12,000 हो गया। 4 कंट्रीज हैव टेस्टेड एंड डेवलप न्यूक्लियर आर्सेनल। 4 कंट्रीज ने टेस्ट किया, डेवलप किया न्यूक्लियर आर्सेनल को। लास्ट 50 ईयर्स में सिर्फ 4 और ऐसे कंट्री है जिन्होंने टेस्ट किया और डेवलप किया न्यूक्लियर आर्सेनल को। कौन कौन से? इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। जबकि एप्रीहेंशन था 1980 में कि वो क्लोज हो गए 25 न्यूक्लियर पावर, लेकिन सिर्फ 4 नहीं किया। रीगन गॉर्बैक डिक्लेरेशन, जो आपका रीगन गॉर्बाचेव डिक्लेरेशन है, all that the 5 nuclear weapon state party to the NPT retreated at the conference. The 1985 Reagan Corporate Declaration that a nuclear war cannot be won and must never be fought. जो 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट पार्टी थे एनपीटी के, उन्होंने रिट्रीट किया कॉन्फ्रेंस में 1985 के रीगन कॉर्पोरेट डिक्लेरेशन के दौरान। उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियर वॉर है उसको नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि इसको जीता नहीं जा सकता। न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन की अगर हम बात करें तो यूएस का जो 30 ईयर न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, इसका मकसद है प्रोवाइड करना एक क्रेडिबल डिस्ट्रेंस को रीजनल एग्रेशन के खिलाफ। रशिया एंड चाइना की अगर हम बात करें तो डेवलप कर रहे हैं हाइपरसोनिक डिलीवरी सिस्टम को, जो कि इवेट कर सकता है मिसाइल डिफेंस को, साथ साथ लार्जर मिसाइल को, जिसकी आवश्यकता नहीं है ट्रेवल करने की आर्कटिक तक। अब वो डेवलप कर रहे हैं न्यूक्लियर टॉर्पीडोज और न्यू क्रूज मिसाइल को भी। डेवलपमेंट इन स्पेस एंड साइबर डोमेन, तो डेवलपमेंट हो रहा है स्पेस और साइबर डोमेन में। तो जो ब्लर कर रहा है लाइन कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वीपन को, ये न्यूक्लियर इंटेंगलमेंट और रेंडर कमांड और कंट्रोल सिस्टम जो है ये सब वल्नरेबल बनते चले जा रहे हैं। और एक बात जो कि आपको मेमोराइज होना चाहिए, इंडिया ने नहीं साइन किया है एनपीटी और सीटीबीटी को। जो टर्म होता है इंडिया का मानना है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इसलिए भारत ने नहीं साइन किया है। अब हम देख सकते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से जो की ट्रीटीज था न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल और नॉन प्रोलिफरेशन को लेके। तो पीटीबीटी जो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी था 1963 का, ये प्रोहिबिट करता है टेस्टिंग को न्यूक्लियर वेपन का जो कि रेडियो एक्टिव फॉल आउट कर सकता है स्टेट टेरिटरी के बाहर। जो ट्रीटी था नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन एनपीटी 1970 का, ये सिर्फ बाइंडिंग ट्रीटी है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए न्यूक्लियर वेपन स्टेट के द्वारा। कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी 1996 का, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि बैन करता है सारे टाइप के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को एनवायरमेंट में, लेकिन ये अभी तक फोर्स में नहीं आया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिलेट क्रॉप्स इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। जो मिलेट क्रॉप्स है ये बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए, हम जानेंगे इसके बारे में। गवर्नमेंट जो है वो पुश कर रहा है कि कोर्स सीरियल जो है वो क्लाइमेट चेंज इफेक्ट वेट पैडी कल्टीवेशन में किया जा सकता है। ये मिलेट क्रॉप्स होता क्या है जिसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। मिलेट जो है वो ग्रुप है हाईली वेरिएबल स्मॉल सीडेड ग्रास का, जिसको वाइडली ग्रोन किया जाता है पूरे विश्व में सीरियल क्रॉप्स के तौर पे या ग्रेन्स के तौर पे ह्यूमन फूड या फॉडर के लिए। फीचर्स मिलेट क्रॉप जो इंडिया के जो बिग थ्री है, जो 3 मेजर मिलेट क्रॉप्स है जो कि करंटली ग्रो होते हैं इंडिया पे, जैसे कि ज्वार जिसको हम सोरगम भी कहते हैं, बाजरा जिसको पर्म मिलेट भी कहते हैं, और रागी जिसको फिंगर मिलेट भी कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो ग्रो करता है रिच एरो बायोजेनेटिकली डाइवर्स और इंडाइजेनस वेराइटी स्मॉल मिलेट का, जैसे कि कोडो, कुटकी, चेना, सांवा, इस सब को भी भारत ग्रो करता है। जो एरिया है इसका प्रोडक्शन का, तो जो मेजर प्रोड्यूसर स्टेट है जैसे कि राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। तो कौन कौन से मेजर प्रोड्यूसर स्टेट है मिलेट के, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेमोराइज होना चाहिए। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मिलेट कल्टीवेशन, क्या एडवांटेज है मिलेट कल्टीवेशन का? तो लो इनपुट कॉस्ट, जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत कम है। सीरियल्स जो कि गुड है सॉइल के लिए, इनका शॉर्टर कल्टीवेशन साइकिल होता है और इनको लेस कॉस्ट इंटेंसिव कल्टीवेशन हम कर सकते हैं। क्लाइमेट रेसिलेंस होते हैं, मतलब ये हार्श क्लाइमेट को टॉलरेट कर सकते हैं। जो यूनिक फीचर है जो कि मिलेट को सूटेबल बनाता है, ये रेजिलेंट है इंडिया के वेरिड एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन से, ये ड्रॉट टॉलरेंस भी है। सीरियल जो है वो उतना ज्यादा वाटर या इंटेंसिव नहीं मांगता है कल्टीवेशन को, ये सुटेबल स्ट्रेटेजी है एड्रेस करने के लिए क्लाइमेट चेंज को और बिल्ड करने के लिए रेसिलेंट एग्री फूड सिस्टम को। व्हाट कैन बी डन टू प्रमोट मिलेट एट न्यूट्री सीरियल, क्या करना चाहिए ताकि प्रमोट किया जा सके मिलेट को न्यूट्री सीरियल्स के तौर पर? रीब्रांडिंग सीरियल्स एट न्यूट्री सीरियल्स, हमें सबसे पहले तो रिब्रांड करना होगा सीरियल्स को न्यूट्री सीरियल्स के तौर पे। तो पहला स्ट्रेटेजी है कंजम्पशन और ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम रीब्रांड करें कोर्स सीरियल को मिलेट के तौर पे एक न्यूट्री सीरियल्स के तौर पे दिखाए। 2018-19 में मिलेट प्रोडक्शन जो था उसको एक्सटेंड किया गया 112 डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस 14 स्टेट में। इंटेंसिव टू हाइकिंग एमएसपी, हमको इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए एमएसपी को हाइक करके। सेकंड, गवर्नमेंट को हाइक करना चाहिए एमएसपी न्यूट्री सीरियल्स के लिए, जो कि एक बिग प्राइस इंसेंटिव हो सकता है फार्मर के लिए। 2014-15 से 2020 तक एमएसपी जो रागी का था उसमें जंप देखा गया 113% बाई 72% बाजरा के लिए और 71% ज्वार के लिए। एमएसपी जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है ताकि जो फार्मर है इंश्योर करे कि कम से कम 50% रिटर्न उनको उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे मिले।
प्रोवाइड करना होगा एक स्टेडी मार्केट को इंक्लूड करके पीडीएस में, हमें प्रोवाइड करना होगा कि स्टेडी मार्केट को प्रोड्यूस करके मोदी गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है मिलेट को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, जो कि इसको बूस्ट दे रहा है। इंक्रीज करना होगा एरिया को, प्रोडक्शन और यील्ड को। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो इन्होंने रन किया है 600 करोड़ के स्कीम को इंक्रीज करने के लिए एरिया, प्रोडक्शन और यील्ड ऑफ न्यूट्री सीरियल्स को। इसका गोल है कि वो मैच करे कल्टीवेशन को न्यूट्री सीरियल का लोकल टोपोग्राफी के अनुसार, नेचुरल रिसोर्स के अनुसार। गवर्नमेंट इंकरेज करे फार्मर को कि वो अलाइन करे लोकल क्रॉपिंग पैटर्न के अनुसार, ताकि वो इंडिया के डाइवर्स 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन को टच कर सके। प्रोवाइड किया जा रहा है सीड किट इनपुट फार्मर को, ताकि वो बिल्ड कर सके वैल्यू चेन को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। सपोर्ट किया जा रहा है मार्केटेबिलिटी को भी न्यूट्री सीरियल्स का, उसकी इंटरवेंशन किया जा रहा है ताकि उनको बूस्ट मिल सके। इंटरसेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन, जो इंटरसेक्शन है एग्रीकल्चर और न्यूट्रिशन का, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो काम कर रही है इंटरसेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर और न्यूट्रिशन को लेके, सेट करके न्यूट्री गार्डन को प्रमोट करके रिसर्च को, इंटरलिंकेज जो क्रॉप डाइवर्सिटी और डाइट्री डाइवर्सिटी है उसके बीच में रन किया जा रहा है एक बिहेवियर चेंज कैंपेन को, ताकि जनरेट किया जा सके कंज्यूमर डिमांड को न्यूट्री सीरियल्स के लिए। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इंडिया जिसका एम है फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन का, वो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल होना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि फार इनकम और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी दोनों साथ साथ चले। गवर्नमेंट ने सेट किया कि वो अचीव करेंगे इसके एजेंडा को, माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया का, और डबल करेंगे फार्मर के इनकम को। जो प्रमोशन है प्रोडक्शन और कंजम्पशन का न्यूट्रियल सीरियल का, ये एक पॉलिसी शिफ्ट है और ये राइट डायरेक्शन में, जो कि हमारे टारगेट को अचीव करने में मदद करेगा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.